है गुरु जी की सारी साथ संग सबको मेरा बहुत प्रणाम। मैं शुरू से एक आर्मी फैमिली की हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, मेरे दोनों बच्चे लड़के दामाद सब आर्मी में हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रही हूँ कि गुरु जी को आर्मी वालों से बहुत प्यार करते थे। जब पूछते थे गुरु जी से कि गुरु जी आप आर्मी वालों को फेवर करते हैं, गुरु जी किसी को फेवर नहीं करते थे। गुरु जी सबको प्यार करते थे, पर एक आध दफे उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, ये जो देश की रक्षा करते हैं ना, गोलियां खाते हैं छाती पे, मैं उनका बहुत कदर करता हूँ। मैं इतनी भाग्यवान अपने को समझती हूँ आज के दौर में कि मैं नौकरी कर रही थी, जीवन अच्छा चल रहा था। मेरे हस्बैंड रिटायर हो चुके थे 84 में, और मैं 1999 में अचानक ये पाकिस्तान जो दुश्मन हमारा है, उसने लड़ाई शुरू कर दी कारगिल में, और मैं नौकरी कर रही थी तब अशोका होटल में। मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया कि तुम आ जाओ, तुमको बताना जरूरी है कि लड़ाई शुरू हो गई है। कर्नल आर के सिंह, मतलब आर के, उसको हमने प्यार से कुछ बोलते हैं, तो आर के को कुछ घायल हुआ है, तो तुम घर पहुंचो। तो मैं आराम से गाड़ी चला के मैं ड्राइव करके जाती थी, और मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने आते ही मुझे बोला घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल। उन्होंने अपना बैग पैक कर रखा था, तुम अपना बैग पैक करो। पहले मैं शिव जी को, इष्ट देवता मेरे शिव जी रहे हैं, तो मैंने मंदिर बना रखा था, तो उसमें शिव जी का, मेरे हस्बैंड ने कहा दिया जला लो और प्रे करो कि अपना बेटा ठीक हो। और मैंने कहा क्या तुमको बोला? कहते हैं उन्होंने ये बोला है कि उसको वहाँ जगह है, उधमपुर एक जगह है, वहाँ हेलीकॉप्टर से ले आए हैं, उसका ऑपरेशन चल रहा है, इंजरी हुई है। मैं आईसीयू में बैठी रहती थी, कोमा में रहता था। डॉक्टर से जाके पूछती थी कि ये कब उठेगा? कहते हैं हमें नहीं मालूम है, हो सकता है ये कल ही उठ जाए, हो सकता है ये कभी ना उठे। मैं शिव जी की भक्त हूँ, तो मैंने शिव चालीसा उसके तकिए के नीचे रखी, और मैं शिव चालीसा उसका हाथ पकड़ के बोलती रहती थी। उसके ड्रिप्स लगी हुई थी, पहले ब्लड भी लगा हुआ था, क्योंकि वो यहाँ से ब्लड निकलता था, कटोरियों में निकालते थे कि ब्लड अंदर ना जम जाए। ये तो बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती कि देख नहीं सकते थे। और हम क्या देखें, हमारा तो बेटा कोमा में गया, वहाँ कितने लोग थे जो आज उस बिस्तर पे हैं। कल जाती थी सुबह के टाइम ड्यूटी पे, उसके पास तो वो लोग नहीं होते थे कि शहीद हो गए। इतने लोगों के घर जो है शहीद हुए, जितनी माँ की झोली खाली हुई कारगिल में बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पर ये तो अपने देश के लिए तो करना ही पड़ता है। ऐसे करके फिर मैं और मेरी बहू, मेरी बेटी को छोड़ के, और मेरे दामाद वगैरह थे, उनको छोड़ के मैं वैष्णो देवी को भी मानती थी, तो मैं वैष्णो देवी हम लोग चले गए। मैं और मेरी बहू चले गए, 2 सिपाही लेके गए कि माता से अरदास करके आते हैं। हम पहुंच गए, हमने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ बीच में रास्ते में 1 कप चाय पी थी कि बिना अन्न खाए हुए, और हम वैष्णो देवी जाएंगे। और वहाँ वैष्णो देवी का उन दिनों तक वो अच्छा रास्ता बन गया था, और दर्शन किए, और हम आके वापस आ गए और उसके तकिए के नीचे रख दिया। और वैष्णो देवी, और मैंने बाजार मार्केट से शिव जी की फोटो ली, वैष्णो माता की ली, साईं बाबा की ली। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं शिव जी की तस्वीर इसके पास रख सकती हूँ? कहते नहीं रख सकते हो। तो आप ये देखो कि साईं बाबा की एक छोटी सी, इतनी सी तस्वीर, तो मैंने कहा कुछ तो रखने दो भगवान का। तो मैंने छुपा के शिव जी तो रख दिए थे कि शिव चालीसा पे बने हुए हैं तकिए के नीचे, और मैं मंत्र जाप ओम नमः शिवाय करती रहती थी, और शिव चालीसा मुझे बचपन से याद है, तो मैंने तकिए के नीचे शिव चालीसा रख दी। मेरी सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं रहती थी आईसीयू में, और रात को शाम को फिर मेरी बेटी दामाद रहते थे, बीच बीच में सब ड्यूटी करते थे, बस देखते रहते थे कि कब कोमा से निकलेगा। 1.5 महीना हो गया, कोई आंख देखते थे, डॉक्टर बोलते थे कि नहीं नहीं कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, बस भगवान से प्रे करो। और इतना बता दिया था कि हमने जब इसका ब्रेन खोला था तो आंख की नर्व टच हुई है, तो डेफिनेटली जब ये अगर उठता है तो हो सकता है पैरालिटिक हो सकता है, पर आंख से तो नहीं देख पाएगा। तो मैं जब घर में नहाती थी सुबह, तो मैं जल चढ़ाती थी सूर्य भगवान को पूजा करके। सूरज भगवान को कहती थी, सूरज भगवान मेरी बेटे की आंखें उसको उठाओ, और वो आंखों से देख सके और वो जिंदा बचे। अब मैं बताती हूँ कि जब मैं सपना देख रही थी, तो मुझे माता रानी ने सपना दिखाई दिया कि डॉक्टरों को बोलो कि इसको कुछ नाक से खाने को दो। पूरे 10 दिन तक वो नली से डालती रही, एंड ही ओपनड हिज आईज। पर उससे पहले मैं एक बात बताऊं, कर्नल गिल थे, जिनको पता चला ये मेरा बेटा बहुत घायल है और मौत के मुंह में है, तो उन्होंने गुरुजी के पास गए कि गुरुजी, हमारे कर्नल नरेंद्र सिंह का बेटा कैप्टन है और 28-29 साल का है, और अभी अभी शादी हुई है, वो कोमा में है। तो गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो चुप रहे। तो थोड़ी देर बाद फिर बोला, तो गुरुजी ने कर्नल गिल को बोला कि मैं ब्लेस कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, ओनू दिल्ली आन दे।
ये एक लाइन बोल के वो चुप हो गए और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैंने गुरुजी को अरदास लगा दी है, वो कोमा से ज़रूर उठ जाएगा। जैसे ही उन्होंने वहाँ अरदास लगाई, उधर मेरे बेटे ने, वैष्णो देवी ने भी हेल्प की और गुरुजी ने ब्लेसिंग भेजी, शिव जी ने भेजी और आप लोगों की सबकी संगत की मतलब दुआएँ जो भी था हमारी कॉलोनी में सभी प्रे कर रहे थे कि इनका बेटा ज़िंदा हो जाए। तो मैं फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली में हवाई जहाज़ से नहीं आ सकता था क्योंकि ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है। उसको स्पेशल ट्रेन से लाया गया, जो आर्मी का एक डब्बा होता है, उससे लाके एडमिट कर दिया। पर उसे कुछ नहीं मालूम था कि उसको याददाश्त चली गई। बाकी चीज़ें मैं आपको इतना क्योंकि अभी-अभी रिटायर हुआ है वो गुरुजी की कृपा से 30 दिसंबर को, तो मैं उतना बातें नहीं बता सकती। क्योंकि उसने पूरी आर्मी की 36 साल नौकरी करके 30 दिसंबर को वो रिटायर तो उसके दिमाग पे असर पड़ा। मैं सिर्फ़ इतना ही बोलना चाहूँगी कि उसकी याददाश्त चली गई, वो हमें नहीं पहचानता था और जो बाकी जो थे नहलाना पड़ता था, जो भी था तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे थे। उनको भी मालूम था कि इसकी याददाश्त नहीं है, तो बार-बार वो दिखाते थे कि कितनी याददाश्त आई है, उसके लिए वो दवाइयाँ देते थे। पर इससे भी ज़्यादा बातें बताने वाली हैं जो मैं बता नहीं पा रही हूँ। आप सब जानते हैं संगत जी कि आर्मी में बहुत चीज़ें सीक्रेट होती हैं, तो ठीक नहीं होता। बाकी इतना था कि गुरुजी के पास जब हमें ले गए कर्नल गिल पहली दफ़ा एम्पायर स्टेट गए, तो हमें मालूम नहीं था कि कहाँ एम्पायर स्टेट है। उन्होंने कहा मैं पहुँचूँगा और तुम लाइट ब्लिक करेंगे उस रोड पे सुल्तानपुर जो रोड है, वहाँ बिल्कुल जंगल था, कुछ नहीं था। 99 की बात है ये, अगस्त की बात है। तब तक तो 2-3 महीने वहीं था। इसके बाद फिर हम गए, मेरे हस्बैंड मैं और मेरी बहू रानी, जो मेरी बहू रानी नहीं है, मेरी बेटी है। वो आज भी इतनी सेवा करती है हमारी, इतनी अच्छी है कि मेरे बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं। आज भी हमें इतनी उम्र में केयर करते हैं। उसका भाग्य था जो उसका पति ज़िंदा हुआ। उसने भी बहुत सेवा की। कभी नहीं सोचा कि इसको ऐसा हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी या कुछ है। बहुत हिम्मत हिम्मत वाली उनके पेरेंट्स भी दिल्ली में हैं, वो भी बहुत हिम्मत मतलब बहुत पॉज़िटिव लोग, जो कि उन्होंने मुझे सहारा दिया। मेरी बहू ने, मेरे बच्चों ने, लड़कों ने, बड़े ने, बेटी ने, दामाद ने, सबने सहारा दिया। हाँ, वहाँ पहुँच गए, इतनी खुशबू थी और मैं जैसे ही एंटर किया तो मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं। मेरा ख़्याल है मैरून कलर का चोला था बहुत सुंदर और मुझे यही कहा था कि गुरुजी हैं और वो शिव जी का रूप है, इतना ही बोला था। तो मैं तो किसी गुरु को मानती नहीं थी, पर मैं गई क्योंकि मुझे तो अपने बेटे को कहीं भी ले जाओ, किसी भी जगह ले जाओ, तो कहाँ-कहाँ नहीं गई। चर्च में गई, गुरुजी से पहले से मज़ार में गई, जहाँ भी कोई कहता था मैं चली जाती थी, मेरा बेटा होश में आ जाए। तो मैं जब गुरुजी के पास गई, मैं गुरुजी को देखा, उससे पहले उन्होंने बता दिया था कि माथा टेकना है गुरुजी के चरणों में। सब लोग जैसे कर रहे थे, ऐसे मेरे हस्बैंड ने किया, पैर पकड़ा, मेरी बारी आई, तो मैंने भी माथा टेका, पर मैंने माथा टेक के मैं गुरुजी के पैर पकड़ लिए और मुझे नहीं मालूम है मैं घर में नहीं रोती थी। मैं इतना रोई गुरुजी के कि मेरा जो कुर्ता था कॉटन का वो पूरा भीग गया। पूरा भीग गया और मेरे को लगता है मैंने मेरे आँसू मेरे गुरुजी के चरणों में भी मैंने आँसू पोंछती जा रही हूँ, चरण पर चरण मैंने छोड़े नहीं। गुरुजी तो कहते हैं कि उठ जा। मैं उठ जा, चिंता ना कर, उठ जा। जी, ऐसे बोला मेरे हस्बैंड ने बाद में बताया उन्हें भी यही कहा चिंता न कर और राइट साइड को एक जगह खाली थी वहाँ बैठो। वहाँ बैठा, चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद पिया, मैं गुरुजी को देखती रही। गुरुजी सबको देख रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंट। इतनी अच्छी संगत बैठी हुई थी बहुत प्यारी संगत और पूरा भरा हुआ था। कम से कम उस टाइम 40 लोग तो होंगे, ज़्यादा नहीं थी भीड़ जिस तरह बाद में होती थी और इतना अच्छे शब्द चल रहे थे। तो मैंने जब गुरुजी के एम्पायर की बात करती हूँ तो मैं पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग एकदम से इधर-उधर चला जाता है। तो फिर मैं सामने बैठी, हमें चाय मिली। थोड़ी देर बाद में गुरुजी मुझे देखते रहे, मुस्कुराए, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी को देख के ऐसे लगा कि मैं अब सही जगह में आ गई हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगा संगत जी कि मैं गलत जगह आई हूँ, ये कोई वो हैं और मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये गुरुजी हैं तो इन्होंने दूसरी तरह के कपड़े क्यों नहीं पहने? मेरे दिमाग में बिल्कुल शक नहीं आया, बिल्कुल शक नहीं आया। बस मैं जब चौंकी, जब मैंने आँख बंद की, सब गुरुजी वहाँ किसी ने समाधान का सब ध्यान लगाओ। जब मैं ध्यान लगा रही थी, तो ध्यान में मुझे जैसे ही मैंने आँखें खोली गुरुजी को देखने के लिए, तो गुरुजी का जो लाल चोले में बैठे थे, वहाँ पूरा साक्षात जटाधारी जो दिखाते हैं शिव जी का रूप कि ऊपर गंगा बह रही है और जटाएँ हैं और खाल, शेर की खाल है, वो एकदम दिखा। हाफ अ मिनट के लिए अब मैं डर गई। इसके बाद मैंने फिर आँख बंद कर ली, फिर मैंने आँख खोली, तो देखा कि गुरुजी हैं। तब मैं समझ गई कि ये शिव जी हैं।
और मैंने कोई इफ एंड बट्स नहीं थे। इसीलिए शायद गुरुजी सब पहचान जाते थे कि कौन है, उसकी सारी स्क्रीनिंग, उसका पूरा एक्स-रे कर लेते थे। गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। इतनी देर में बड़ी जल्दी-जल्दी शोर मचा, तो मुझे तो नहीं मालूम था। तो एकदम से इधर लोग हो गए, इधर लोग हो गए, 2 लाइनें बन गई, एक चटाई डल गई और लंगर आया, उसमें 8 रोटी थी, कोई साथ में बैठी थी, तो मैंने कहा इसको कैसे खाना है? कहते हैं आप अपनी 2 रोटी ले लो, दाल थी, सब्जी थी, चटनी बहुत मिर्ची वाली और हलवा था। उससे पहले मैंने बताना भूल गई कि जब थोड़ी देर बाद गुरुजी ने सबको खड़ा करके ना वो लड्डू थे, वो बूंदी के बड़े मतलब लड्डू का चूरा था, ऐसे बूंदी के, और गुरुजी ऐसे छोटे हाथों से उठाते थे और जब हम अपने हाथों में हम दिया ऐसे करके उस दिन, तो हमारे हाथ में आ नहीं रहा था, गिरने को हो रहा था। वहाँ संगत ने बताया था कि गिरना नहीं चाहिए, इसको खा के आओ बाहर। तो उसको ऐसे कर करके मैं सीधे ले गई और मैं बाहर पूरा खा के आई कि पूरा कुछ भी नहीं, मतलब इतना सा उठाते थे गुरुजी, खुद लड्डू ऐसे बनाते थे, बन जाता था इतना सारा मैं बता नहीं सकती कि मतलब आधा किलो से 1.5 पाव का तो होएगा ही हर टाइम, मतलब जब तक गए हम इतना बड़ा मिलता था। उसको खाया और इसके बाद हमने लंगर किया, 2 रोटी, इतना स्वाद का लंगर कि मैं बता नहीं सकती। लंगर खा के फिर हम लोग बाहर बाल्टी और होते थे, हाथ धो के आ जाते थे। कोई आरती वगैरह नहीं होती थी, गुरुजी बस बिठाते थे और बैठ के फिर इसके बाद बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट थी और गुरुजी इशारे से बताते कि तुम उठो, तुम उठो। तो किसी सरदार जी अंकल थे, उनको उठाया, वो खड़े होके सुनाने लगे कि मेरी वाइफ को कैंसर था और ये था, ब्लड रिपोर्ट था। वहाँ मैंने ज़रूर ये सोचा कि व्हाई ही इज़ टेलिंग गुरुजी कि ऐसे था और गुरुजी ने मुझे ऐसे जल दिया, मैं लोटा लाया तो मेरी वाइफ का कैंसर खत्म हो गया। तो थोड़ा-सा दिमाग में हुआ और गुरुजी ने किया, तो मैं चुप रही। मैंने कहा गुरुजी बड़ा ही मतलब गुरु हैं तो गुरु करवा रहे हैं, तो मैंने किसी से पूछा, जंग कपूर भी थे तब, तो मैंने उनसे भी पूछा कि ये ऐसा है? कहते मैंने भी ऐसा ही सोचा था पहले, पर गुरुजी ये बड़ाई नहीं है कराते, गुरुजी सत्संग है। इसको सत्संग कहते हैं कि जो तुमको एक्सपीरियंस है वो करो तो दूसरे संगत भी सुनेगी, उससे आशीर्वाद मिलता है। चाहे सत्संग को आप 10 दफ़े सुने उसी को, कितनी दफ़ा सुना। तो ऐसे करके मैंने गुरुजी से शुरू में मिली। इसके बाद में हमें नहीं मालूम था कि आज्ञा लेनी पड़ती है, पहला दिन की बात कर रही। तो सबने आज्ञा ली, जब आज्ञा लेने लगे तो मैं भी उठने लगी, तो गुरुजी ने इशारे से बिठा दिया। उन्होंने अंकल ने कहा गुरुजी ने बोला आप बैठो। मेरे हस्बैंड को भी और मेरे को बिठाया, हस्बैंड अलग थे, ऐसे इशारे से बिठा दिया अपने पास ही। मैंने कहा ठीक है, कुछ बोलना चाहते होंगे। सारे चले गए, 4-5 सेवादार थे, सुधा आंटी तो होती थी वो सेवा में, मैं तो उनको नमन करती हूँ। जिन्होंने इतनी भाग्यवान है, उन्होंने गुरुजी की इतनी सेवा की। और अंकल थे, सिंगला अंकल वगैरह थे, तब मैं जानती नहीं थी, बाद में नाम पहचानी। कोई भी संगत आती थी, हमको कोई उनसे किसी का नाम नहीं मालूम था, सिर्फ हमें गुरुजी से मतलब था, शक्लों से पहचानते थे। ये बाद में तो हमें धीरे-धीरे पता चल गया। तो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला, रेणु आंटी इथे आओ। मैंने सोचा कि ये क्या हुआ? कि रेणु आंटी बोले, अंकल भी वहीं बैठे हुए थे, कर्नल जो गिल थे, जो ले गए थे हम, उनकी वाइफ नहीं थी, वो थे। तो मैंने कहा शायद उन्होंने बता दिया होगा, मेरा नाम तो रेणुका सिंह है, रेणु तो घर में बोलते हैं। उन्होंने आंटी बोला, मैंने आंटी भी मेरे को बड़ा अजीब लगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने कहा आंटी बोला, गुरु कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं गई, मैंने कहा हाँ जी अंकल, तो हँसने लगे। मैं जब गुरु हैं तो मुझे क्या मालूम कि मुझे गुरुजी बोलना है इनको। मैंने कहा अंकल, तो जी सेवादार ने कहा अंकल नहीं, गुरुजी बोलो। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं अंकल, ठीक है, चंगा चंगा। तो फिर हम जय गुरुजी बोलने लगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे बताइए। कहते हैं ऐसा है, बेटा कहाँ है? मैंने कहा हॉस्पिटल में। कहते उसको कल ले आओ और अपनी बहू को भी लाओ। इसके बाद ला सकते हो? मैंने कहा हाँ जी, पंजाबी में बोला। कहते कल ले आना 7 बजे। ठीक है। हम उनको उसको अस्पताल से वो मेडिकल उस पे आया हुआ था घर में, तो हम उसको नहला-नुलू के 7 बजे उसको ले गए। चलने में सीढ़ी वगैरह में दिक्कत होती थी कि गिर ना जाए, तो हम पकड़-पकड़ के ले गए और सीढ़ी से उतारा, एम्पायर स्टेट में खड़ा कर दिया। तो गुरुजी, मैंने पहले ढोक मारा, फिर उसको खड़ा कर दिया। वो गुरुजी की तरफ देखता रहा। अभी नमस्ते करो तो वो नहीं मालूम था नमस्ते करना। फिर भी मैंने दोनों हाथों से ऐसे उसके हाथ पकड़े, नमस्ते कराए। गुरुजी उसको देखते रहे बहुत ध्यान से, वो भी गुरुजी को नज़रों में देखता रहा। बहुत प्यार से गुरुजी ने देखा, तो गुरुजी ने कहा इन्हू लाओ, मैं प्रसाद देना। तो मैंने गुरुजी के पास उसके हाथ ऐसे कर दिए। गुरुजी ने उसके हाथों में खूब सारा बड़ा सा लड्डू रख दिया और इसके बाद उनको मालूम था कि ये गिरा देगा। उसको मालूम ही नहीं है, तो मैं कर रही हूँ ना, उसको मालूम ही नहीं है वो गिरा देगा। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, कर्नल अंकल इधर आओ, इथे आओ। कर्नल अंकल आए और कहते हैं इसको पकड़ो और बाहर ले जाओ, पूरा ये खिला-खिलाना है, छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसको वहाँ जहाँ गणेश जी हैं, वहाँ गणेश जी नहीं होते थे पहले एम्पायर स्टेट में,
तो वो इनको खिला के लाए और हाथ धुलवा लिए नीचे। सीढ़ी से नीचे नहीं उतर सकता था ना, वो सीढ़ी से उतारना, फिर नीचे लाना, फिर बिठा दिया। और कैन यू इमेजिन उसकी बैक में इतनी दर्द थी, वहाँ पहाड़ी से गिरा था, पर वो गुरुजी के पास कैसे बैठ गया। हम सोचते थे आधा घंटे में हम ले आएँगे, वो पूरे टाइम शब्द सुने, बैठा, चाय प्रसाद पिया, लंगर हम आया, 2 रोटी भी खाई, नहीं तो हम घर में देते थे तो मैं खिला देती थी खुद खाया, 2 रोटी खाई, लंगर खाया, सबके साथ, 3 लोगों के साथ आराम से बैठा, गुरुजी को देखते रहे, फिर हम वो वापस आ गए। और फिर इसके बाद गुरुजी ने फिर हमको बोला कि 1 मिनट आप लोग दोनों आओ, आंटी अंकल। तो मैं गई, इसको खड़ा कर दिया, थोड़ी देर मेरे हस्बैंड ने खड़ा करके पकड़ रखा था कि गिर ना जाए, चलने में थोड़ी दिक्कत थी पैर में। तो वो कहने लगे, रेनू आंटी अंकल आप अभी इसको नहीं लाना, इसको दवाई चलने दो, मेरी ब्लेसिंग इसके साथ है और इसको अब नहीं लाना, इसको आराम करने दो कि दवाई दे चलते रहना चाहिए। और आप एक काम करो, कल आप ज़रूर आना, 7 बजे पहुँच जाना, आज जाके मार्केट से इतना बड़ा जग लाना, 1.5 लीटर का करीब होगा, यही बोला था, मैंने तो तोला नहीं है। तो जग था ढक्कन वाला, सब चंगा लेके आना। मैंने कहा ठीक है, सब दुकानों में देखा। दूसरे दिन हम पहुँच गए, गुरुजी ने वहीं बैठा, मैं अपना पैकेट में लेके बैठी। इसके बाद गुरुजी ने मुझे जब सारा सब लोगों ने लंगर वगैरह कर लिया, शब्द सुनते रहे, तो गुरुजी ने कहा, रेनू आंटी जब चले गए तो मैं बैठी रही, क्योंकि मुझे गुरुजी को ये दिखाना था। तो बजाय मैं बोलूं कि मैं लाई हूं, तो गुरुजी कहते, लाइया, जग लाइया, ऐसे करते, पतली आवाज में। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं, अभी भी बहुत प्यारे हैं। इतना प्यारा कोई गुरु नहीं मिल सकता, ऐसे गुरु कभी नहीं मिलते जिसने संगत के साथ इतने लाड़ लड़ाए हों, इतना लाड़ किया हो। कभी ये नहीं देखा कि ये ड्राइवर है, ये IAS अफसर है या मिनिस्टर है, ये ऊंचा नीचा है, जो भी आता था, कोई बुरे कर्म करके भी आता था, तो गुरुजी सबको प्यार करते थे और आज भी करते हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए, इतना लाड़ लड़ाया। तो फिर मैं लेके गई, तो गुरुजी ने कहा, मैं लेके गई, गुरुजी ने ढक्कन खोला, अपना जल पिया, फिर पता नहीं उसके अंदर कुछ मंत्र बोला, थोड़ी मुश्किल से 3-4 सेकंड के लिए कुछ उसको खोल के गुरुजी का ने कुछ मंत्र बोला, ढक दिया और बोला, एनु खोली ना। मेरी बहू भी खड़ी थी और उन्होंने बंद करके दे दिया। कहते उसको रोज रात को, अभी तो आज तो उसके रख देना बेड के पास, इसके बाद इसको माज के, रोज राख से माज के इसके बेड के पास रखना, और सुबह गिलास से 1 गिलास पानी पिलाना उठते ही, और बाकी से इसको नहलाना। इसके बाद ये खाना पीना कुछ भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे कि बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं गुरुजी का बोलते, क्योंकि इसको तो बहुत ज़रूरी था कि मतलब एग वगैरह खाना, जैसा डॉक्टर्स ने बोला, पर वो पानी से इसको नहलाते रहे और कहते तुसी आंदे रहो। मेरी बहू और मैं, हम लोग जाते रहते थे। कभी मेरी बहू बेटी प्रीति नहीं जाती थी, तो हम दोनों जाते थे, रेगुलरली जाते थे। तो एक दफ़ा, अब बहुत बीच में बहुत से सत्संग मेरे से भी कराए। मैं पहले उस सत्संग में आ जाऊँ जहाँ गुरुजी ने कल्याण बोला था। मैं आपको बताऊँ कि वो 1-2 महीने निकल गए, तो अक्टूबर दिसंबर का महीना आ गया। तो दिसंबर के महीने में कोई 10 दिसंबर या 12 दिसंबर की बात है, गुरुजी ने कहा, रेनू आंटी मैं कुछ देना है। उससे पहले गुरुजी हमको छोटे स्वरूप दे चुके थे, सब लोग गले में पहन के आते थे जितने पुरानी संगत थी। तो मैं कहती थी कब मिलेंगे, हमें कब मिलेंगे, हम भी डालेंगे। तो गुरुजी ने क्या किया, एक ऐसे जैसे लड्डू बांटते हैं, ऐसे वो छोटे लाल हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जितने भी पहले की संगत है उनको ये जो बीच का हिस्सा है, इसके अंदर हम चेन ऐसे करके डाल देते थे और ऐसे करके लटका के जाते थे। हर एक तो मुझे नहीं मिला, जब मैं, और ये पीछे गुरुजी के साइन है। ये गुरुजी के साइन थोड़े से कम हो गए हैं, इसलिए कि ये पहली स्वरूप है जो गुरुजी से मुझे मिला। तो मैं इसको शिवरात्रि पे बजाय शिवलिंग नहीं रखती हूँ। शिवलिंग कहते हैं पुराणों में कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, शायद ये भी गुरुजी बुलवा रहे हैं, प्लीज किसी के घर में शिवलिंग कभी घर में नहीं रखना। और ये है गुरुजी की, ये है फोटो। इससे मेरे बहुत लोगों ने मुझे कहा कि इसकी हम फोटो ले लें, इसे बड़ा करें, कि नहीं, ये ब्लेसिंग है, इसको बड़ा नहीं करना है मुझे। तो ये गुरुजी ने हमको लटका के जाते थे। अंकल को दिया है, वो अंकल को वो दिया है क्लिप के अंदर, एक कमीज में लगा के जाते थे। जब गुरुजी ने बांटे तो मैंने ऐसे पल्लू किया, ऐसे पल्लू किया। गुरुजी समझ गए, गुरुजी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी। मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत सारे चाहिए। कैन यू इमेजिन, वहां लोग एक की तरफ से थे, नहीं मिला तो उन्होंने 7 दिए मुझे, मैंने बंद करके रख ली। फिर गुरुजी ने कहा, इथे की करना इतने फोटो का, तो स्वरूप बोलते नहीं थे, कितना का क्या करें कि गुरुजी मेरे पास आपकी कोई वो नहीं है ना, मैं ना अपने घर में सारे में लगाऊंगी, मेरा बेटा ठीक हो रहा है ना।
आपकी दया से उसकी याददाश्त आ रही है। तो मैंने सब घर में पूरे में लगा दिए थे सातों, और मैं ऐसे करके छुपा लिए कि जिससे कि कोई संगत मुझसे ना माँगे, और मैं मेरे पास हैं। फिर मेरी बहू को भी उन्होंने बहुत सारे दिए, उन्होंने अभी मुझे पता चला। कुछ दिन पहले मैं चंडीगढ़ गई थी जहाँ पोस्टेड था। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये गुरुजी ने दिए मुझे। उनको भी बहुत सारे स्वरूप दिए, और मुझे फिर एक कैलेंडर दिया। जनवरी आ गई थी, उसका कैलेंडर सबसे पहले मुझे मिला था, बहुत बढ़िया। मैं अगले वाले उसमें सारी चीज़ें निकाल के रखूँगी, वो दिखा दूँगी कि क्या कैलेंडर लिखा था गुरुजी का, कैसे-क्या सुंदर-सुंदर से उसमें गुरुजी थे। अब मैं आगे सुनाती हूँ। गुरुजी ने कहा तुम नहीं जाना, मुझे एक लिफाफा पकड़ाया कि ये है तो और सेवादार थे वहीं अंकल देख जो सेवा करते हैं, बाकी सब चले गए थे, कहते नहीं, और नीचे बैठ के लिख रहे थे सब लोग। अब क्या होता था कि गुरुजी कहीं-कहीं ले जाते थे। जब किसी की शादी होती थी, तो मैं बता रही हूँ, उस वक़्त मुझे नहीं मालूम था कि मुझे शादी में ले जा रहे हैं। उन्होंने लिखा ला लो लो रेणु आंटी के लिए मैं लिखना। मैंने कहा अच्छा। गुरुजी ने ऐसे अपने यहाँ रख के और पेन लिया, पेन ऐसे किया तो वो पेन जो है थोड़ा-सा चला नहीं शायद। तो मेरे दिमाग में वही बात आई कि गुरुजी का स्कूल में तो वो तो फूँक मार के चला लेते थे। तो ये क्यों नहीं चल रहा है? ये दिमाग में खड़का ज़रा-सा। तो गुरुजी ने ना ऐसे किया, चलने लगा। पर उसमें जो स्याही थी ना, जो ज़रा-सा ज़ोर से किया, तो उसमें ज़्यादा स्याही निकल आई। निकली होगी। तो जब गुरुजी ने ऐसे करके लिखा और लिखा विद फैमिली, तो गुरुजी ने ऐसे करके उसके ऊपर हाथ फेर दिया। तो वो जो स्याही निकली हुई थी, वो भी आज मेरे उस लिफाफे के ऊपर वो स्याही जो गुरुजी के हाथ से ऐसे हो गई थी, वो विराजमान है मेरे। अगले बार मैं वो आपको लिखा हुआ गुरुजी का दिखाऊँगी। वो मेरे लिए पूरी जायदाद, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, दुनिया में पैसा नहीं है। गुरुजी का ये स्वरूप और गुरुजी का वो लिखा हुआ मैसेज कि तुमने आना है विद फैमिली, उसके अंदर इन्विटेशन, सिर्फ़ जगह पती थी, उसमें ये नहीं लिखा था कि शादी है। बिल्कुल नहीं लिखा। मैं घर आ गई और मैंने उसमें से देखा। गुरुजी से मैंने पूछा फिर भी, गुरुजी कहाँ आना है? क्या कोई नहीं होता था तो बोल देते थे। कहते बता दो रेणु आंटी को ज़रा कहाँ आना है। नहीं बताते, ये इसमें लिखा है तुम देख लेना। फिर भी मैंने उनको पूछा, बिना देखे। कहते उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे छतरपुर के पास ये वाली वो है फार्म हाउस, वहाँ आना है। बाकी आप पढ़ लेना। ठीक है। मैं आ गई, घर में आ गई, मैं वेट करती रही कब 26 तारीख आएगी दिसंबर, कब 26 आएगी, कब मैं गुरुजी के पास फार्म हाउस में जाऊँगी, जहाँ गुरुजी ने बुलाया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो आ गई 26 तारीख, और हमको वहाँ 7 बजे पहुँचना है। 7 साढ़े 7 बजे, 7 बजे पहुँचना है, गुरुजी आ गए होंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा मैं तैयार होता हूँ। मेरे हस्बैंड गए, कुर्ता पजामा पहन के आ गए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैं सूट पहनी हुई थी। तुम कुर्ता पजामा क्यों पहने हो? वो भी घर का धुला हुआ सा। तो कहते नहीं, मैं वहाँ गुरुजी कहाँ-कहाँ बुला लेते हैं, और ये तो मेरा ड्रिंक का टाइम है, और ये पता नहीं कहाँ फार्म हाउस पे बुला रहे हैं। एम्पायर स्टेट में तो मैं शूज़ पहन के जाता हूँ, तो जूते उतारता हूँ। अभी फार्म हाउस पे कोई बात नहीं, चप्पल पहन के जाऊँगा। बाटा की चप्पल थी नीले रंग की। तो मैंने कहा अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कुर्ता पजामा पहनो, मैं सरोजनी नगर से नया लाई हूँ लखनऊ का, वो तो पहन सकते हो। थोड़ा मोटा था, विंटर था, 26 तारीख थी दिसंबर की। ये वो पहन के आ गए अपना, और हम लोग कार में चले गए। कार यही चला रहे थे, मैं साथ में बैठी थी। जैसे ही हम पहुँचे फार्म हाउस में, और ये पार्किंग करने गए, मैंने कहा तुम पार्किंग करके आओ और मैं जाती हूँ। वहाँ शादी थी, जो कि मुझे नहीं मालूम था। मुझे यही मालूम था कि गुरुजी ने फार्म हाउस पे भी कभी-कभी सत्संग होते थे, तो गुरुजी जाते थे। मैंने कभी नहीं सोचा। मैं गुरुजी के पास जैसे ही पहुँची, तो गुरुजी ने, आप संगत जी आप सोचो मैं क्या हूँ? मैं मिट्टी, धूल भी नहीं हूँ। गुरुजी के चरण में तो धूल ही नहीं होती थी, क्योंकि गुरुजी के तो पैर ज़मीन पे होते ही नहीं थे। ये हमें बाद में पता चला। गुरुजी की जुतियाँ वैसी साफ होती थी। गुरुजी हैं, भगवान हैं, वो तो ऊपर-ऊपर ही चलते थे। मैं वहाँ पहुँची तो कहते हैं, "ए लो, आ गई रेणु आंटी, आ गई अशोका की मैडम।" वहाँ लोग बैठे थे पगड़ी लगा-लगा के, जो लड़की वाले और लड़के वाले। हम देर में पहुँचे, 8 बजे पहुँची मैं। लोग खाना खा रहे थे और कुछ थे। मेरे हस्बैंड तो पार्किंग में ही, वहाँ तो कारें बहुत थी। ये जो सूद आंटी है ना, उनकी बेटी की शादी थी। मुझे बाद में पता चला दिव्या की शादी थी। वो बहुत गुरुजी के क्लोज़ थी, आज भी हैं। सूद आंटी और अंकल बहुत सेवा करते थे। सबने देखा होगा एम्पायर स्टेट में। तो मैं वहाँ पहुँची तो गुरुजी ने मुझे कहा, मैंने चरण ऐसे किए, आ गई, और जब तक मैं माथा टेक रही हूँ, जब तक बोले जा रहे हैं, "ये मिलो, ये रेणु आंटी है, अशोका होटल की मालकिन है।" मैंने कहा तब तो बात कर सकते थे, क्योंकि वहाँ तो शादी में तो बात। मैंने कहा कहाँ गुरुजी आप मज़ाक बना रहे हो, मैं मालकिन नहीं हूँ, मैं तो नौकरी करती हूँ, मैनेजर हूँ। मालकिन है मालकिन, क्योंकि वो इतनी रौब से होटल को सँभालती है बहुत अच्छी तरह, वो मालिक ही होता है।
तो मैंने कहा चलो गुरुजी ने जो बोला, मालकिन बता दिया तो क्या पता कोई अशोका होटल मेरे नाम ही ना कर दे तो कुछ नहीं, बड़े क्या। और फिर थोड़ी देर में वहाँ बैठ गई मैं पास में, और लोग भी बैठे थे तब चरण छू के। तो गुरुजी कहते हैं रेणु आंटी तुलसी तो आ गए, वो कुर्ते पजामे वाला कहाँ रह गया? तो मैंने कहा कुर्ते पजामे वाला? तो मेरे को लगता है इतनी जल्दी कहाँ आ गए, तो पार्किंग करने गए। तो मैंने कहा गुरुजी ने देख लिया होगा। तब तक भी अकल इतनी नहीं थी कि गुरुजी को संभालो मैं, और ये गुरुजी ने ही बुलाया उनको, उनकी ईगो ठीक करने के लिए। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी। आज वो माने नहीं, उन्होंने नहीं पहना पैंट शर्ट, वो गुरुजी वो तो कुर्ते पजामे कहते हैं उसके, उसको कुछ नहीं बोलना, मैंने ही बुलाया गुरुजी। अब बताइए हम जब नए नए जुड़े हैं, मतलब 6 महीने हुए हैं, और हमको क्या मालूम कि गुरुजी बुलाते हैं तो वही कपड़े पहन के आने होते हैं, उनको कुर्ते पजामे, और कहते हैं मैंने नीली चप्पल में भी बुलाया। मैंने कहा क्यों गुरुजी? मैंने इतना तो पूछा। कहते इसलिए कि उसके अंदर बहुत ईगो है, कर्नल के अंदर। मैंने कहा कैसी ईगो? नहीं है, जिद्दी है, ये बुढ़ापे में तुम्हें बहुत तंग करेगा, ये मानेगा नहीं बात कभी कभी, जिद्दी है, इसलिए इसकी ये जिद निकालनी है, इसको ब्लेस करना है, इसलिए इसको कुर्ते पजामे में बुलाया। ये सबसे पहले अहंकार यहाँ निकले कि तुम कुर्ते पजामे में आ सकते हो तो तुम अच्छे इंसान हो। मतलब दुनिया पहनी हुई है बढ़िया सूटेड बूटेड, और ये जो और ये आ रहे इतने देर में, कम से कम 20 मिनट के बाद आए मेरा पति कर्नल, वो आए आ रहे हैं, इन्होंने किया। पर मजाल है कि उनको बोला हो गुरुजी ने, उनको कुछ नहीं बोला, जो बोला मुझे बोला, उनको कुछ नहीं बोला कि मैंने बुलाया। हम बैठे रहे, गुरुजी चबत चल रहे थे। इतनी देर में गुरुजी कहते हैं रेणु आंटी अंकल जाओ लंगर कर लो, खाना खाना खाओ, और जो फिर थोड़ी देर में कहते हैं इधर जो मर्जी खाओ। उनका मतलब ये था कि इटालियन भी था, चाइनीज भी था, या जो है जो मर्जी खाओ। पर मैं सोच के गई थी, मतलब मैंने उसी वक्त सोचा कि नहीं, मैं गुरुजी के पास आई हूँ, मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाऊंगी नॉन वेज। मैंने अपने हस्बैंड को भी कह दिया कि कुछ नहीं। आगे चलने लगे, एक सेवादार दौड़ के आया। सेवादार कहते वो अंकल बुला रहे हैं, अंकल को बुला रहे हैं, कर्नल अंकल को, आप जाओ खाओ। मैं चली गई, और ये चले गए। मैंने कहा शायद डांट डूट मार रहे हैं या कुछ बात बोला होगा, आ जाएंगे। मैं अपना लिया वेजिटेरियन फूड, माँ की दाल, वो एक जगह बैठ गई, 3 लोग बैठे थे वहां बैठ गई, जिससे कि मैं सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, कि कहीं जगह होगी तो मेरे हस्बैंड कुर्ते पजामे में बैठ जाएंगे, तो मुझे लगा कि कहेंगे इसके हस्बैंड कुर्ते पजामे में आया। तो मैं तो अपना यही चेन पहनती हूँ, ये गुरुजी ने जो दिया हुआ है तब दे दिया था शुरू में, ये पहनने, तो ये यही पहनती, इसको नहीं उतारती। 25 साल कितने हो गए। तो इसके बाद मैं बैठ गई, मैंने जब लंगर खाया, तो मैं जब लंगर खत्म करने लगी, खा रही थी, तो इतने में मेरे हस्बैंड आ रहे, और एक गिलास के ऊपर ऐसे रुमाल लपेटा हुआ, जैसे गुरुजी कोई जल पीते थे या कॉफी पीते थे। तो मैंने कहा इधर आओ, मैंने बुलाया, मैंने कहा इसमें क्या लाए हो ढके हुए? मैं समझ गई कि कहीं शराब तो नहीं ले आए। तो मैंने कहा क्या है? कहते इसमें विस्की है। मैंने कहा मैंने बोला था ना कि ये सब नहीं लेना है वहां। तो कहते नहीं, मेरी गलती नहीं है, गुरुजी से पूछ लो। गुरुजी ने दोबारा बुला के मुझे कहा कि इधर राइट को जाएगा और डबल विस्की देगा, तो बहुत कुरकुर करता आ रहा है, पीना है तेरे को ब्लेस करना शराब पिला के। ओ चले गए, पहले तो कानों को हाथ लगाए गए, 2 ड्रिंक, एक तो वहीं पे आए, एक को ले आए, फिर वो खत्म हुई तो खाना खाया, फिर गुरुजी के पास आ गए। थोड़ी देर में, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं हुआ, मैं गुरुजी के पास आ गई। थोड़ी देर में गुरुजी को कहते कर लिया तो खा लिया। मैं कहा गुरुजी बहुत अच्छा खाना, बहुत बढ़िया, मजे कर दे। ऐसे करके बैठे गुरुजी, फिर किसी से शादी वालों से बात करते रहे। इतनी देर में आंटी वगैरह आ गई, सूद आंटी अंकल को बोला, तो 2 सेवादार थे, 2-4 सेवादार, उन्होंने एक कारपेट बाहर बिछा दिया, लॉन में बिछा दिया, और वो जो गुरुजी का चेयर थी बड़ी सी, बहुत सुंदर सी गोल्डन, उसको वहां रख दिया। मैंने कहा गुरुजी तो वहां बिठा रहे, मैं तो गुरुजी के संग संग चलूंगी और गुरुजी के साथ बैठूंगी और पैर दबा चरण सेवा करूंगी। पहले चरण सेवा कहाँ कहते थे, पैर दबाना है, मैं तो ये लोग सब दबाते रहते हैं, तो मैं वहां भी थोड़ा थोड़ा दबाती थी, इतना नहीं। तो मैं गुरुजी जैसे ये बैठे हैं और मैं गुरुजी के लेफ्ट पैर में बैठ गई और साथ में, और मैंने पैर पकड़ लिया, मैं दबाती रही। गुरुजी कभी कभी किसी से मना भी करते थे, और मेरी तरफ देखे और मुस्कुरा दिए, उन्होंने कुछ मना नहीं किया। पता नहीं आधा घंटा हो गया, गाने बजाने वाले, कोई भांगड़ा डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गुरुजी अपना बहुत शौकीन थे, वो लॉन्ग नक्शकार लगा, ये वो। जैसे ही एक पार्टी चली गई तो चाय पीने, तो दूसरी पार्टी आई डांस वगैरह करने के लिए और भंगड़ा करने के लिए। जब वो हुआ तो थोड़ा आवाज कम हुई, तो गुरुजी कहते थक गई है नहीं? मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं थक गई, मुझे तो आप दबाने दो। तो फिर मेरे से कहने लगे, जब थोड़ी आवाज कम थी तो कहने लगे, और फैमिली की कहती है। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहते नहीं तुम मेरे से जुड़ी ना बेटे के लिए, बेटे का कितना हाल अच्छा है। मैंने कहा गुरुजी आपको ब्लेसिंग से उसकी याददाश्त आ गई है, सब पहचानता है, और अब वो जाता है अपने बाथरूम भी जाता है, नहाने वाने के लिए भी उसको समझ है, काफी वो ठीक हो रहा है। कहते चंगा काफी ठीक हो गया आपका ब्लेसिंग से, और डेफिनेटली हुआ।
याददाश्त आ गई और सब काम अपने करने लगा, खाना अपने हाथ से खाने लगा, सब कुछ बहुत, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग थी। तो आप सोचो 2-3 महीने के अंदर इतना, फिर गुरुजी कहने लगे, "जा, कल्याण किता।" तो मैंने कहा गुरुजी कल्याण करना किता मुझे तो समझ में नहीं आई। कहते ये भी नहीं समझ में आई, मैंने बेटे को ठीक कर दिया, ब्लेस कर देता है, अभी मैं चुप हो गई और वो ड्यूटी जॉइन करेगा 1 जनवरी 2000 को। अब मैं चुप हो गई, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, ऐसे बोला। अब मुझे तो मालूम है कि उतना पूरा ठीक नहीं है, अभी दवाइयाँ खा रहा है, अभी तो यहीं मेडिकल पे है। तो गुरुजी समझ गए कि ये शक कर रही है, तो कह रहे हैं वो नौकरी करेगा। मैंने कहा गुरुजी वो तो इतना ही बोला कि वो तो कुछ नहीं, वो 1 तारीख को यूनिफॉर्म तैयार करो, यूनिफॉर्म पहन के जाएगा, उसकी दिल्ली में ही ड्यूटी लगेगी 5-6 महीने। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कर लेंगे गुरुजी, और तुम्हें ये रिटायर तक नौकरी करेगा। फिर मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मैं समझी मजाक कर रहे हैं गुरुजी, तो इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो और मुझे ये दिमाग में नहीं था कि ये नौकरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कि ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, मेडिकली तो कैटेगरी अप होएगी तभी तो होगा। और तो गुरुजी के सामने, भगवान के सामने क्या किसी की चलती है, भगवान ने कर दिया। मैंने कहा गुरुजी, तो फिर बोलते हैं गुरुजी को फिर भी दिमाग में ये रहा 2 मुंडे भी दिते। अब मेरे को समझ नहीं आई मुंडे दिते। अब मैंने सोचा कुछ बोला होगा मुंडे दिते, मैंने बाद में पूछा था बड़ी दूसरी संगत से कि ऐसे बोला गुरुजी ने, कहते हैं कि उसको ब्लेस किया है तो उसके 2 बच्चे बोले हैं मुंडे देते। अच्छा, इसका मतलब है सारी चीज़ बता दिया। अब संगत जी आज की तारीख में जब मैं रास्ते में आ रही हस्बैंड को, मैंने कहा 1 तारीख से पहले एक यूनिफॉर्म, पहले वाली तो खूनो हो गई थी, वहाँ से कोई सामान नहीं आया बॉर्डर से। तो मैंने फिर ये यहाँ है उसकी आर्मी की एक 30 तारीख को चिट्ठी आ गई इधर 61 कैवेलरी में, उसकी ड्यूटी लगवा दी गुरुजी ने, चिट्ठी आ गई आर्मी हेडक्वार्टर से कि वहाँ जॉइन करेगा। मेरे हस्बैंड यूनिफॉर्म और वो भी नहीं थे, पिप्स नहीं थे, वो सब खरीद के लाए, वो लगाए, और लगाने के बाद में तैयार करा उसको, उसके जो मेडल शेडल लगा के, और उसको ड्यूटी पे 1 तारीख को जो गुरुजी ने बोला जॉइन किया। 6 महीने तक वहाँ रहा, एंड ही वाज रिकवरिंग एवरी डे, ही यूज्ड टू गो वॉकिंग टॉकिंग टू सिपाही, सब कुछ ठीक हो गया। और फिर वो रेजिमेंट में चला गया, अपना पटियाला भटिंडा था, वहाँ चला गया, अपना घर मिल गया, वहाँ अपनी फैमिली चली गई। गुरुजी ने जो मेरे को उपकार किया है हमें क्या मालूम था इतनी, और खूब अच्छी से नौकरी की, सब एजुकेशन वगैरह सब जो उसको नहीं ध्यान में था वो सब आ गई। और मैं गुरुजी को धन्यवाद, मल्टी नेगवल में गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।